मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आगे चलो लिखो, एकदम नीट वाले क्वेश्चन छोटे छोटे 2-3 है। लिखो, फाइंड रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, to rotational kinetic energy for hollow sphere in case of pure rolling, for hollow sphere in case of pure rolling। तो आगे समझ में आया क्वेश्चन? सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, तुम्हें बताना क्या, फाइंड रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हॉलो स्फीयर इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। वैसे समझ आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ करो जरा। तो आगे जल्दी करो बच्चे। शुभांगी आ गया आंसर? चलो भाई मैं कर देता हूं। रेशियो निकालना है तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई लिखो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I ω²। सही है ना भाई? यस सर। हाँ, इसको लिखना mv² डिवाइडेड बाई I की वैल्यू रख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हॉलो स्फीयर का होता है वो होता है 2/3 mr², और ओमेगा को ना v/r लिख देना। तो सर सीधा v को r ओमेगा नहीं लिख सकते सर? इजी बात नहीं है। एक ही है, वो तो सेम ही चीज है ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू आई थिंक आ जाएगा 3/2। देखो तो यही आ रहा है। यस सर। ये रेशियो आ गया। तो आगे समझ में आया? यस सर। तो आगे बेटा बोला करो क्लास में। और देखो यहाँ पे एक डिस्क है, ये वाले क्वेश्चन में इसीलिए बना रहा था मैं उस समय। ये डिस्क है जिसका मास है m, और ये यहाँ पे आ गई, ये हाइट है स्मॉल h। तुम्हें बताना कि यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है। वैसे क्वेश्चन लिख लो। देखो, डिस्क इज कमिंग डाउन अलोंग द ट्रैक विदाउट स्लिपिंग। Disk is coming down along the track without slipping. Disk is coming down along the track without slipping. Then find linear speed of the disk at horizontal position. Find linear speed of the disk at horizontal position. Linear speed of disk at horizontal position. तो गलत लग रहा है। देखो ऐसा कुछ मैंने बताया था, वैश्विक याद करो, जब मैंने रोलिंग पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी बॉडी अगर प्योर रोलिंग में होना तो हम उसकी एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। याद आया? सर √2gh। नहीं यार, मैंने ये थोड़ी ना कहा था, मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं ना, देखते हैं क्या आ रहा है। तो एक काम करो, इस लेवल पे ना पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो, और जानते हो ये बिना स्लिप करे हुए आ रहा है, कंडीशन दे रखा है। तो जानते हो ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते आ रहा होगा, समझ आएगा? यस सर। हाँ, ऐसे घूमते घूमते आएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे पहुंचेगा तो ये घूम भी तो रहा होगा साथ साथ। तो एनर्जी कंजर्वेशन देखो, जब ये इस पॉइंट पे छोड़ा गया था तो काइनेटिक एनर्जी 0, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल दोनों 0 रहेंगे ना। रोलिंग में दोनों एनर्जी होती है, याद तो बताया था मैंने। पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी mgh इक्वल टू, यहाँ पे जब हम आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, बाकी दोनों ही काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब ट्रांसलेशन वाली भी जिसको हम हाफ mv² बोलते हैं, और रोटेशन वाली भी जिसको हम हाफ I ω² बोलते हैं। आया समझ में भाई? सर यही मैंने भी किया है। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करो ना, आगे करना चाहिए ना, आधे पे क्यों रुक गए? हाफ mv² प्लस हाफ I, ये डिस्क है तो डिस्क अपने सेंटर के बाहर घूमते आ रहे हैं ना, तो इसका mr²/2 होता है mr²/2। ठीक है, और प्योर रोलिंग में आ रहा है वैश्विक, तो ओमेगा को ना v/r लिख देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हें ओमेगा पूछा जाता तो यहाँ v को रिप्लेस कर देते, तुम्हें v पूछा जा रहा तो ओमेगा को हटा दो, v/r कर दो। सॉल्व करो भाई, देखो तो क्या आ रहा है, ये हाफ mv² प्लस
1/4 mv² आ जाएगा सॉल्व So करके। root 4gh/3. हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी √4gh/3, ये आंसर है। सर यही है मेरा भी, मैंने लिखा है 2√gh/3। तो बोलना चाहिए ना, बोलते नहीं हो। सर सर मुझे बस पता नहीं क्यों आई गलत। ओमेगा स्क्वायर आया था तो मेरा आंसर सही आता था। क्या कह रहे हो? सर आई ओमेगा लिख दिया, आई ओमेगा स्क्वायर लिख दिया होता तो आंसर सही आता था। हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये कोई बॉडी है, हमें नहीं पता है कौन सी बॉडी है। चलो देखते हैं। ये कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, ध्यान रखना। यहाँ पे ना फ्रिक्शन अवेलेबल है। इसका मास m है और रेडियस r है। और हमने यहां से एक फोर्स लगा रखा है वैश्विक इसके ऊपर F। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है सेंटर के अबाउट। हमें नहीं पता कि वो क्या चीज है, डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये फोर्स जो है ना इस लाइन के अलॉन्ग लगा हुआ है, सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। वैसे तुमसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x so that friction is not required for pure rolling. Find value of x so that friction is not required for pure rolling. सर ये नीट में आ सकता है? हाँ सोहन क्या करो? सर मैं बोली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है क्या? ये नीट के लिए है। मैं अभी शुरू के क्वेश्चन नीट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। चलो जल्दी करो। नहीं सर। चिराग तुमने किया? सर मतलब मैं आ नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्याल से बिना फ्रिक्शन के तो फिर 0 होना चाहिए। मतलब सेंटर पे लगना चाहिए फोर्स, यही कह रहे हो ना? हैं? हाँ सर। लेकिन आपको उसमें कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है? फिर रोलिंग करनी है, प्योर रोलिंग। तो बताओ प्योर रोलिंग कैसे करेगा यार? अगर सेंटर पे लगाओगे फोर्स से घूमेगा कैसे? आगे तो जाएगा, चलो कोई बात है, लेकिन घूमेगा कैसे? घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए ना। घुमाने के तो ऊपर से करना पड़ेगा। क्यों? वैसे समझ में आई बात मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। तो टॉर्क नहीं है ना जी, टॉर्क नहीं होगा तो कैसे घूमेगा? ठीक है, चलो देखो बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं। इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो बहुत क्लियर सी बात है कि जो फोर्स होगा यही मास इनटू एक्सीलरेशन देगा। लीनियर फोर्स मतलब लीनियर एक्सीलरेशन। वैश्विक क्लियर है? यस सर। और इसी फोर्स की वजह से इस पे टॉर्क भी मिलेगा। फ्रिक्शन तो है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन लगाना नहीं है, लेकिन लगाना नहीं है। तो इस पॉइंट के बाद इसका टॉर्क लिखो तो जरा क्या लिखोगे? फोर्स इनटू एक्स। ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और याद रखना यहाँ पे अल्फा को a बाई आर लिखोगे। कहोगे सर ऐसा कैसे लिख देंगे? याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर प्योर रोलिंग होता है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और साथ साथ a इक्वल टू आर इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन भी लिख सकते हैं। वैश्विक याद आई है लाइन? यस सर। तो सीधी सी बात है बेटा, इसको लिखोगे आई इंटू ए बाई आर। डन। एक काम करो, इस फोर्स वाली वैल्यू यहाँ लाकर रख दो। देखो कितना आ जाएगा, एम ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आई ए बाई आर। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ए से कैंसिल हो गया, यहां से एक्स क्या निकल के आया भाई? आई बाई एम आर स्क्वायर। तो आगे समझ में आया? सर आई बाई एम आर। सॉरी आई बाई एम आर है। मतलब अगर हम इस हाइट पे लगाते हैं फोर्स को ना सेंटर से, तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो भी ये रोल करेगा। मतलब फ्रिक्शन रहेगा ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोल करेगा। समझ में आई बात वैश्विक? यस सर। अब देखो अलग अलग बॉडी के लिए ना इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बार जरा सोचो, अगर मान लो तुमने फोर्स इस वाली लाइन से नीचे लगा दिया तो क्या होगा? सोचो जरा ध्यान से, यही चीज यही में आ सर क्या जाएगी। लेकिन नहीं होगा? अगर फोर्स वाली लाइन थोड़ा सा नीचे लगा दोगे ना, तो एक्स जो है इस वैल्यू से छोटा हो जाएगा। यस सर। और उस केस में क्या होगा शुभांगी? जरा सोचो भाई, इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं,
ए तो वही रहेगा, लेकिन ये टॉर्क तो तो घट जाएगा प्योर ना। रोलिंग नहीं होगा ना, क्या करो? प्योर रोलिंग नहीं रहेगा फिर। नहीं, वो तो प्योर रोलिंग नहीं होगा, लेकिन स्लिप किधर करेगा, आगे या पीछे? सर आगे। क्यों? सर क्योंकि कोई तुक्का या कोई लॉजिक? टॉर्क हो रहा है सर, टॉर्क कम लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल, टॉर्क घट रहा है, टॉर्क घटेगा तो अल्फा कम होगा, तो अल्फा इंटू आर भी तो कम हो जाएगा। मतलब समझो भाई, अगर x की वैल्यू लेस देन आई अपॉन एम आर हुआ तो अल्फा इंटू आर जो होगा वो लेस देन ए हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, वैश्विक जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो किधर स्लिप करेगा भाई? जल्दी बोलो, कांटेक्ट पॉइंट किधर स्लिप करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा तो बताओ फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? अगर मैं बोलूं फ्रिक्शन लगना किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल, याद रखना। इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं शुभांगी नीट में कि यहाँ पे फोर्स लगा, बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, खास करके उस टाइप के क्वेश्चन। जैसे जो तुम्हारे वो होते हैं ना, साइकिल एक आ रही है ऊपर से नीचे आ रही है, उसके अगले पहिए पे फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे वाले पहिए पे कैसे लगता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ तो मैंने इसमें लिख लिया ध्यान से, इफ x इज लेस देन i by mr then contact point slips in forward direction, friction will act in backward direction। समझ में आया इतना बेसिक? चिराग तुम बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, अगर x की वैल्यू i by mr से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? सेम चीज है, तो कांटेक्ट पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, उल्टा हो गया ना इसका। यस। और अगर एग्जैक्टली इसके बराबर आया तो कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा एक आध बॉडी के लिए देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं रिंग के लिए क्या होगा, तो रिंग के लिए x की वैल्यू जो है ना r के बराबर आ जाएगी। अरे i की जगह पे रखो ना, i mr स्क्वायर तो r हो जाए। इसका मतलब अगर रिंग को तुम्हें चलाना है ना शुभांगी, और फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो तुम्हें फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? अरे बताओ भैया, फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, कुछ तो बोलो। फोर्स लगाना पड़ेगा x इक्वल टू आर। x इक्वल टू आर मतलब बिल्कुल टॉप सरफेस है। कभी तुम लोग टायर नहीं दौड़ाया है क्या रोड पे, सड़क पे, लकड़ी उकड़ी से मार मार के, हाथ से मार के? कभी ऐसा खेला नहीं क्या? सर डिस्टेंस में ना। चिराग ऐसा ऐसा गेम खेला है कभी जितने बच्चे खेलते हैं? नहीं सर, नहीं खेला सर कभी। अरे यार, टायर में होता है या उस टाइप से रिंग टाइप का होता है, खास करके रिंग, उसकी जो होती है ना रिम, साइकिल वाले सर साइकिल। देखा है सर, हाँ बहुत बार ऐसे देखा लेकिन ट्राई नहीं किया। बच्चे ऐसे हाथ से मारते मारते उसको नहीं रोड पे चलाते हुए दौड़ते हैं। हाँ सर। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अगर जानते हो वो रिंग है ना, रिंग शेप का है, मतलब रिम है, तो अगर तुम टॉप सरफेस पे मारोगे ना तो ऐसे घूमते घूमते जाएगा। जरा भी नीचे मारोगे तो जानते हो क्या होगा? ये उछल उछल के आगे गिरेगा। समझ में आएगा? हाँ सर। घूमेगा भी लेकिन उछलेगा थोड़ा सा। वैसे तो समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अच्छा, अगर मान लो यहीं पे डिस्क रहता तो r/2 आ जाता। ये अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग आ जाएगा। शुभांगी समझ में आया? यस सर। ये सब नोट कर लो। कर लिया? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इम्पॉर्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उस टाइप का क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, एक रिंग है, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, तीनों को एक इंक्लाइंड सरफेस पर छोड़ देते हैं, पहले कौन नीचे आएगा? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चिराग जरा बताओ, कौन पहले नीचे आएगा? सेम डायमेंशन के है, मतलब मास और रेडियस सबकी सेम है। तो रेडियस सेम है सबकी, सेम डायमेंशन मतलब रेडियस सेम है, मास तो अलग अलग ही हो सकता है। चलो देखो भाई, ये कुछ ऐसा है, ये इंक्लाइंड सरफेस, ये एंगल हो गया थीटा, यहां पे कोई बॉडी है, रेडियस r, मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, सब कुछ वही है। तो तुम्हें बताना क्या है
अच्छा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू दे रखा है। हाँ, तो मैं इसमें बताना है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मतलब ए निकालना है, पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है हाँ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये बॉडी इज इन प्योर रोलिंग, ये बॉडी इज इन प्योर रोलिंग। तो आगे समझ आएगा मतलब ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बॉडी इज नॉट स्लिपिंग ओवर द सरफेस, बॉडी इज कमिंग डाउन अलोंग द ट्रैक विदाउट स्लिपिंग। सेम वर्ड है सारी चीजें। तो प्योर रोलिंग करते हुए आ रहा है, तो तुम्हें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। साथ साथ एक और चीज बताना है कि फ्रिक्शन मिनिमम कितना लगेगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। मतलब सेकंड पार्ट इसका लिख लेना, फाइंड मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड एज वेल एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करेस्पॉन्डिंग इट। फाइंड मिनिमम friction force required for pure rolling and corresponding coefficient of friction। मतलब तुम्हें A बताना है, म्यू बताना है और फ्रिक्शन कितना जरूरत पड़ेगी वो बताना है। देखो कैसे करना है इसे, इसको देख लो। सबसे पहले ना वैश्विक इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो mg लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है, यहां से लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n, फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट नीचे की ओर आ जाएगा mg sin थीटा और फ्रिक्शन f लग जाएगा पीछे। समझ में आया भैया? ये नीचे आएगा a एक्सेलरेशन से, तो लिखोगे mg sin थीटा माइनस ऑफ f इज इक्वल टू m इंटू a, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद टॉर्क जो होगा फ्रिक्शन ही देगा क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस जो है सेंटर से पास कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क मिलेगा यहां से लिखोगे F इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। अब सिंपल सी बात है, प्योर रोलिंग है, साफ साफ बोला उसने कि स्लाइड नहीं करना है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो आई इंटू ए बाई आर। तो यहां से स्मॉल एफ की वैल्यू हो जाएगी आई बाई आर स्क्वायर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, आई ए बाई आर स्क्वायर सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास mg sin थीटा, फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। यहां से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा हमारे पास, m से डिवाइड कर देना, g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें लाके रख देना, फ्रिक्शन निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन कैसे निकालोगे उससे निकाल देना, तो हो जाएगा सीधे सीधे mg sin थीटा माइनस m इंटू ए वाले इक्वेशन में डाल देना, पहले वाले इक्वेशन, वहां से आंसर आ जाएगा। और इसी फ्रिक्शन को तुम लिखोगे म्यू mg cos थीटा मिनिमम माइनस, तो उस केस में यहाँ इन दोनों से तुम म्यू जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई mg cos थीटा। तो हमारा एक रिजल्ट यहां से आएगा, एक यहां से फ्रिक्शन का आएगा और एक आएगा एक्सेलरेशन इसका। अब हमें अलग अलग बॉडी के लिए ना अलग अलग आएगा। देखो ध्यान से कैसे कर रहा हूं मैं, समझना ध्यान से, इसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ये रिंग होती है डिवाइस तो क्या होगा। ये अगर बॉडी रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो तो क्या होगा देखते हैं इसमें। तो अगर ये दोनों में से कुछ भी हुआ तो उस केस में आई की जगह पे एम आर स्क्वायर रख दोगे और उस केस में ये जो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा बाई 2। ये है रिंग का एक्सेलरेशन। तो कोई भी रिंग अगर रोल करते हुए आएगी ना तो इतने एक्सेलरेशन से आती है, g sin थीटा बाई 2। वैसे समझ में आई ये बात? अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, और इस ए को यहां लाके रख दोगे ना तो जो फ्रिक्शन कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा mg sin थीटा बाई 2। यहां सॉल्व कर लेना, और इस फ्रिक्शन को इस वाले में रखोगे तो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी tan थीटा बाई 2। ये रिंग की और
डिस्क सॉरी हॉलो सिलेंडर की जरूरत है। सेकंड देख लो भाई, अगर मैं बोलता कि ये डिस्क है या फिर सॉलिड सिलेंडर है तब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो उस केस में जो एक्सीलरेशन निकल के आएगा, यहाँ पे रखना आई की जगह पे mr²/2, तो ये हो जाएगा 2g sin θ/3। ये एक्सीलरेशन निकलेगा। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रखना, तो फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा mg sin θ/3। हमें इतना फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए, और म्यू निकल के आएगा tan θ/3। थर्ड देखो भाई, अगर मैं बोलूं ये हॉलो स्फीयर है, तो अगर ये हॉलो स्फीयर हुआ तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी भाई, आई की जगह पर 2/3 हमारे इस पर रखना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5 जी sin θ। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा 2/5 mg sin θ, और म्यू निकल के आ जाएगा 2/5 tan θ। और अगर ये मैं बोलता अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता? सॉलिड स्फीयर होता तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आती, यहाँ पर रख दो, और 2/5 रख देते हैं तो ये आ जाता 5/7 जी sin θ। फ्रिक्शन निकल के आता 2/7 mg sin θ, और म्यू की वैल्यू निकल के आती है 2/7 tan θ। इंपॉर्टेंट बात सुनना वैसे सब लोग, कि जिसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा ना उसमें फ्रिक्शन की कम जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक्सेलरेशन जिसका ज्यादा आएगा वो ऑब्वियस वो जल्दी पहुंचेगा, तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि इन चारों बॉडी में पहले नीचे कौन आएगा रोल करते हुए, तो वो सिंपल सी बात है, जिसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा आएगी वो जल्दी आ जाएगा। तो जरा सोच के बताओ इसमें कौन सबसे पहले पहुंचेगा? भाई जिसका सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है? जल्दी बताओ, तो देख के बताओ चिराग, किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है? वैसे किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है यार? तुम लोग बोलते भी नहीं हो यार, अजीब से हो गए हो। शुभांगी, शुभांगी, सर वैश्विक किसका सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है? हाँ चिराग तुम ही बता दे चल। सर सॉलिड रहेगा। चिराग, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट ही क्वेश्चन वाला। वैश्विक किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा? सर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर? यहाँ सामने तो लिखा है यार सारे वैल्यू। सर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर? उसका 2/3 है और इसका 5/7 है। 5/7 सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। हाँ, तो इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है। अरे जी sin θ सब में है, बस नंबर में कंपेयर करो। हाँ सर, ठीक है सर। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है? सॉलिड सॉलिड स्फीयर। स्फीयर। उसके बाद किसका नंबर है? डिस्क, अब तो डिस्क का होना चाहिए। डिस्क डिस्क या या हॉलो स्फीयर? देख के बताओ। सर डिस्क सॉलिड सिलेंडर का। नहीं, हॉलो स्फीयर या डिस्क? डिस्क, डिस्क 2/3 बढ़ा के 3/5? 2/3। अच्छा गुड। तो याद है ना, सबसे बड़ा है सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद है डिस्क का नंबर है, फिर हॉलो स्फीयर आएगा, सबसे आखिरी में आएगी रिंग। समझ में आई बात? हाँ सर। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा भाई चिराग नीचे आने में? तो लाइक जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसको तो कम टाइम लगता है। मैंने जो पूछा बस इतना बताओ ना बेटा, कौन सबसे लेट आएगा? तीसरा वाला। मतलब हॉलो स्फीयर सबसे लेट आएगा। सर तो रिंग, डिस्क रिंग रिंग या वाला सर। हॉलो सिलेंडर। रिंग तो रिंग सबसे लेट आएगी और सबसे पहले नीचे आएगा सॉलिड स्फीयर। हाँ यस सॉलिड। सर। कहाँ दिमाग है तुम लोगों का? तुम लोग क्लास में क्यों नहीं रहते हो? वैसे क्लास में रहा करो तुम लोग यार, क्लास में नहीं रहते हो तो फिर क्वेश्चन कराने का मन नहीं करता।
अंशिका आई भी नहीं। अच्छा सुनो, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब थर्मो पढ़ना है ना? हाँ सर, प्लान तो वही था। वो थर्मो ही पढ़ते हो। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सर पहले properties थर्मल बताइए। प्रॉपर्टीज है ना। हाँ पहले थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा। चलो हम अगले क्लास में मिलते हैं। अंशिका ऐसे भी नहीं आई है, तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।